बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, सबसे अहम खबर यही है आजकल के जब हम बात करते हैं कि IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा होगा या नहीं, सभी की नज़रें इसी सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं और जानना ये चाहते हैं कि मुआहिदा कब होगा। 30 जून को ये मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। आया IMF पाकिस्तान के साथ दोबारा मुआहिदा करने के लिए तैयार है, नहीं है? मुख्तलिफ शराइत जो हैं IMF की जानिब से रखी गई हैं, जिन शराइत को मिनो तस्लीम भी किया जा रहा है, उनको पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो फिर ये मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर जब हम बात करते हैं तो आज की अगर ख़बर को उठाएं, सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर रज़ा रब्बानी का एक बयान सामने आया है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है उन्होंने। उसके हवाले से आपको बताएं कि उनका कहना है कि IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देती है। IMF बैनुल अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा कर रही है। बैनुल अक़वामी साम्राज्य को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। यकीनन ये अहम बात है कि क्या IMF के साथ अगर मुआहिदा नहीं हो पा रहा या उसमें डिले आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं पाक चीन ताल्लुकात इसके आड़े आ रहे हों। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मज़ीद भी ये कहा कि IMF ने कहा कि हम तस्दीक करना चाहते हैं कि उनका दिया गया कर्जा चीन की अदायगियों के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि IMF से मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF और बैनुल अक़वामी साम्राज्य के चुंगल से निकलना होगा। आज का बेसिक सवाल भी हमारा यही है, क्या पाक चीन दोस्ती बैनुल अक़वामी साम्राज्य को खटक रही है? IMF से मुआहिदा ना होने का रीज़न क्या सिर्फ यही है कि पाक चीन ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? और पाक चीन दोस्ती की जब हम बात करते हैं तो यकीनन ये बेमिसाल दोस्ती है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोस्ती पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में किसी बड़े मुश्किल का जो है वो सबब बन सके? मेहमान क्या कहते हैं, इस हवाले से अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको वेलकम करना चाहूँगी। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, आपको भी वेलकम कहूँगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप। सर, आपको भी खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा, पाक चीन दोस्ती तो नहीं कहीं आड़े आ रही? जैसे कि सेनेटर रज़ा रब्बानी ये कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा ना होने की वजह पाक चीन ताल्लुकात हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ गायब हो गई थी दरमियान से। सर फरमाइएगा, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा ना होना पाक चीन दोस्ती की वजह तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो जो रज़ा रब्बानी साहब की आपने स्टेटमेंट की तरफ रेफ़र किया, उसमें से मैं एक चीज़ ज़रूर उठाऊंगा और उन्होंने ठीक कहा कि IMF बेसिकली जब पाकिस्तान जैसे और भी मुल्कों की तरफ आती है तो वो एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है, वो माशी टूल नहीं होती। वो पॉलिटिकली और अपनी ख्वाहिशात को मनाने के लिए, और वो ख्वाहिशात डायरेक्टली रिलेट करती हैं उन फंडिंग मुल्कों से जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने एजेंडे को ठोसे उन मुल्कों पर जिनको वो इमदाद दे रहे हैं। सही। अब जब इस सिनेरियो में आप स्पेसिफिकली बात कर रही हैं तो देखिए, पाक चीन दोस्ती बड़े अरसे से चल रही है, और पाक चीन दोस्ती के होते हुए ही मुख्तलिफ मौक़ों पे आप IMF के मुआहिदे में दाखिल हुए। पहली दफ़ा तो हम IMF में नहीं जा रहे हैं कि हम ये कहेंगे जो चाइना के दोस्त हैं तो IMF हमें मदद नहीं दे रहा। पाक चीन दोस्ती अमेरिका को खटकती ज़रूर है, और पाक चीन दोस्ती में जो चीज़ उनको इस वक्त और शुरू से जिस चीज़ ने उनको पेस्टर किया है, जिस चीज़ को वो बार बार पॉइंट ऑफ टॉकिंग बनाते हैं, वो है CPEC। कि CPEC से वो सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज CPEC जो है वो चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, और चाइना का इन्फ्लुएंस जो रीजन में है, और एशिया आप कहें या एशिया से आगे भी चले जाएं, साउथ एशिया से, वो इन्फ्लुएंस जो है वो कॉन्स्टेंटली उस तरह इकनॉमिकली बढ़ता है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट जो है वो इकनॉमिकली सर्व नहीं कराता, वो मुल्कों के कनपट्टी पे गन रखता है और कहता है हमारी बात मारो नहीं तो गोला मार देंगे। अब इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ मजबूत तो है। हमने चीन के साथ बल्कि आपको पता है कि जहाज़ भी बनाया, दुनिया का बहुत स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट है वो JF-17 थंडर, उस ज़माने में भी आए अपने IMF से मुलाकात। इस वक्त जो चीज़ें बात करी वो है जो आपने अपने एक इंट्रो में कहा, और वो चीज़ है कि पाकिस्तान में सियासी हालात इस वक्त जो हैं वो एक डिस्टर्बेंस का शिकार है। एक तो ये कंसर्न है उनका, दूसरा उन्होंने सर इस डिस्टर्बेंस का हल ही हम जानना चाह रहे हैं, वो क्या है? जरा इख्तियार साहब से भी जान लेते हैं। इख्तियार साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस मौशी बदहाली को निमटने के लिए हमारे पास सिर्फ वाहिद ऑप्शन IMF का कर्ज ही है कि IMF से अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम मजीद बदहाली का शिकार हो जाएंगे? और अब मुआहिदा ना होने की एक वजह पाक चीन दोस्ती भी समझ आ रही है कि शायद इस वजह से ताल्लुकात में हमारी बेहतरी होती जा रही है, मुआहिदा इसीलिए खटाई में पड़ रहा है।
आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हम अगर सब सी पैक पे और पाक चीनी दोस्ती पे डाल देंगे कि उसकी वजह से हमारा आईएमएफ नहीं हो रहा है, तो ये फेयर बात नहीं होगी। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हमारा आईएमएफ से स्टेट बैंक वगैरह में मीटिंगें रही हैं। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आईएमएफ की कुछ कंडीशंस अभी ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकी हैं। उसमें पहले एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी 1.5 से 2 बिलियन की, वो कहते हैं मजीद 2 ममालिक से इतने आपने फंड्स अरेंज करने हैं, और वो हमारी उनके मुताबिक हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पूरी नहीं हो रही है, लिहाजा 1.5 से 2 बिलियन का और आपको इंतजाम करना है। उन्होंने ये कहा है कि इस मिनी बजट को जो 170 अरब रुपए का आप लेकर आई थी, इसको इस मेन बजट में जम करें और फाइनेंस बिल की हैसियत से इसको पास कराएं ताकि आप बदल ना सकें। और ये जो भी चीजें बढ़ी हैं, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे है, सेल टैक्स में इजाफा है, बिजली गैस की कीमतें, ये मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ये बढ़ी रहे, आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस बजट में जो शाह खर्चियाँ हमने दिखाई हैं, लगता ही नहीं है कि ये वो मुल्क के जो माशी कंस्ट्रेन है उसको माशी बदहाली है। जिस तरह से सैलरीज बढ़ी हैं, पेंशन्स बढ़ी हैं, वो भी उन्होंने एक कहा कि इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे ये बता दें, बस आप इससे भी ज्यादा दे दें। अब इन्होंने जो तजवीज किया था उसको ये था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे 50 रुपए फी लीटर अभी लगा हुआ है, हम इसको 60 कर देंगे और 10 रुपए फी लीटर बढ़ाने से हमें 800 अरब रुपए मिलेंगे और 800 ही अरब रुपए हमारी पेंशन और तनख्वाहों में 35% इजाफा से हमें देना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं भाई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे में कहाँ है, फिर बढ़ाएं आपने तनख्वाहें तो बढ़ा दी, लेकिन जिस मद में पैसे आने थे बकौल आपके, उसमें आपने इजाफा नहीं किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑफिशियल गैप डॉलर का और अनऑफिशियल यानी इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में फर्क 24 रुपए का हो गया था। उन्होंने कहा इसको आप कम करें, ये कबूल नहीं है, इससे स्पेकुलेशन। ठीक है मिर्जा साहब, अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इन डिटेल आप ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सना मिर्जा से गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। सना, इससे कबल हमने पोस्ट बजट जब प्रोग्राम किया तो मिर्जा साहब और आप ही हमारे साथ थी, तो हमने इस पर बात की थी कि आने वाले वक्त में IMF के साथ मुआहदा तय पाएगा नहीं होगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब ये बात जो सामने आ रही है कि IMF से मुआहदा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह पाक चीन ताल्लुकात है, आपको इसके हवाले से क्या लगता है? मेरा ख्याल ये है कि शायद अगर हम पाक चीन ताल्लुकात के ऊपर इसका फोकस रखते हैं तो ये थोड़ा सा हकीकत के करीब नहीं होगा। उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए पिछले कोई 3 माह से हमें ये कहा जा रहा है कि IMF से एग्रीमेंट होने वाला है, और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें इतनी मुश्किलात आ रही हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद साहब के दौर में 90s में एक मरतबा इससे पहले भी हुआ था, लेकिन अगर आप इस मरतबा देखें तो मेरा ख्याल है बियॉन्ड द लिमिट जाके इस गवर्नमेंट ने उनसे बातचीत की है। और वो डार साहब जो कि ये पहले कहते थे कि आई डोंट केयर, उनको भी बहुत सी ऐसी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और वो इस वजह से थोड़े से स्टबर्न भी हो गए थे जब उनसे सहाफी सवाल करते थे। लेकिन मैं 3-4 स्टेटमेंट्स कमेंट करना चाहूंगी जो पिछले चंद रोज में हो। देखिए, एक तो ये कि IMF जैसे इदारा जो है वो जब भी कभी आपसे मुज़ाकरात करता है तो टेबल पर जो पॉइंट्स लेके बैठता है उसमें ये कि जी सब्सिडीज खत्म की जाए, नए टैक्सेस आयद किए जाएं, जो आवाम के लिए कुछ सहूलियात है उनको खत्म किया जाए, आप तनख्वाहों पेंशन को कम करें, आप मुख्तलिफ टैक्सेस लगाएं, आप टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं, इन चीजों के ऊपर बात होती है। लेकिन मैंने कभी IMF जैसे इदारे को ये बात करते हुए नहीं सुना कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी करनी चाहिए। IMF जैसे इदारे का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी नजर में इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। फिर ये कि एक लॉबी जो जिसका ये बिलीफ है कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और ऑब्वियसली IMF से जो एग्रीमेंट का डिले है उसमें कुछ बैरूनी कुव्वतें भी हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि जब तक कुछ कंपेंसेशन यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरान से जो रिफ्ट्स इस वक्त इस गवर्नमेंट की चल रही हैं, इदारों की चल रही हैं, मेरा ख्याल यह है कि इसको उससे अगर हम कनेक्ट करें तो ये दुरुस्त होगा। उसकी एक वजह यह भी है कि 2 रोज पहले हमने खान साहब को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि जो बैरूनी इमदाद है वो नहीं आएगी, बैरूनी पैसा जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या वजह है कि खान साहब इतने एश्योर्ड हैं? उसकी वजह यह है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं साइट ऑफ रिलीफ पैदा हो, खान साहब ये भी।
और बिला वजह इस एग्रीमेंट में इतना डिले नहीं आ रहा। फिर इसको मैं कनेक्ट करूंगी एक और चीज के साथ भी कि खान साहब के, हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल नहीं था आपका, लेकिन मैं कहूंगी कि जो हमारे दाएं बाएं पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको सामने रखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि आया IMF से एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सना अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन ब्रेक से पहले पब्लिक पोल की बात करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा ना होना पाक चीन ताल्लुकात की वजह से है? तो 48% को लगता है कि जी हाँ यही वजह है, और 52% कहते हैं कि ये वजह नहीं है। ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा होगा या नहीं, क्या वजूहात हैं कि मुआहिदा अभी तक डिले का शिकार है। कुछ जो है वो बातें इस हवाले से भी उठ रही थी कि पाक चीन दोस्ती जो है वो मुआहिदे की वजह है कि मुआहिदा नहीं हो पा रहा, और IMF को पाक चीन ताल्लुकात खटक रहे हैं। इसी हवाले से अगर हम मज़ीद गुफ्तगू करें और इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे आगे, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की बात को देखते हुए कि आयशा गौस पाशा ये कहती हैं कि IMF ने बहुत सी चीज़ों पर सवालात उठाए हैं, जिस पर इसहाक डार ने IMF मिशन चीफ के साथ वर्चुअल बातचीत भी की है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने मज़ीद ये भी कहा कि IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। अब मैं जानना अपने मेहमानों से ये चाहूँगी कि क्या हमारे पास IMF के चुंगल से निकलने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर वाहिद हल क्या होगा? क्या मौशी बहाली के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाना हमारे लिए मुश्किल काम है? अगर तवील पॉलिसीज़ जो हैं वो बनती हैं तो फिर उसका सिनेरियो क्या होगा? कितना मुश्किल है ये सब कुछ, ये मैं जानना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आपको क्या लगता है कि IMF के चुंगल से निकलने के लिए क्या हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना इससे कबल भी कह चुकी हैं कि ऑप्शन B और ऑप्शन C भी मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि अभी हम किसी और ऑप्शन पर गौर नहीं करें, हम तो यही कोशिश करें कि IMF के साथ मिनोअन जो भी वो शराइत दे रहे हैं उनको पूरा करते हुए मुआहिदा हो जाए बस? क्या ऑप्शन B और ऑप्शन C क्या हो सकती है, पहले हम ये सोचते थे। ऑप्शन B नज़र में एक ये हो सकती है, ऑप्शन एक चाइना की स्टेटमेंट आई थी जो फिर टीवी चली नहीं ज़्यादा मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान की तो अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम विल टेक केयर ऑफ पाकिस्तान की जो माशी मसाइल है उनकी हम उसको तवज्जो देंगे। लेकिन उसके बाद कोई इसकी आपके कोई एडवांसमेंट नहीं आई। एक तो ये प्लान भी हो सकता है। एक प्लान ये हो सकता है जो लॉन्ग टर्म प्लान, जो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता, वो ये है कि आप अपना रेवेन्यू इतना जनरेट कर लें, जैसे अभी भी 9,267 ट्रिलियन रेवेन्यू आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या पिछले साल जो है आपने 7,000 के करीब किया था, क्या वो जमा हो गया था? अपने इसी प्लान के अंदर एक चीज़ ये है कि आप अपने खर्चे कम कर लें, आपका जो अपना जो हुकूमत का ज़ाती खर्चा है वो आप कम कर लें, आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर लें। क्या हुकूमत ने 100 जो अपने वज़रा और नुमाइंदे रखे हुए का उन्होंने उसमें घटा के 10 कर दिए कि आपका खर्चा कम हो जाए? तो यहाँ तो कोई प्लान नहीं है, प्लान सिर्फ एक ही है और वो ये है कि IMF के पास आप उसके ऊपर बेस करके आप जो मर्जी करते रहे, उसमें कोई लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल रीजनिंग तो मुझे नजर आती नहीं है कि कोई लॉजिक इसके पीछे पोशीदा है। IMF कहता है कि आपने, वो तो IMF हमेशा कहता है कि ये आपने टैक्सेस क्यों बढ़ा दिया, आप सब्सिडी क्यों आपने कम कर दी। और उसके साथ साथ IMF ने आपको ये भी कहा था कि भाई आप रोल ओवर ले, सऊदी अरब से ले, अपना UAE से ले, अगर वो आएगा तो फिर हम आपको कर्जा देंगे। अभी मेरी नज़र में जिस तरह शॉर्ट टर्म मैयज में मैं देखता हूँ और जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी सिंगल डिजिट में खड़ी है, अगर कमर्शियल बैंकों के भी पैसे लगा लें तो आपके पास 9 अरब रुपया बनता है। तो इस शॉर्ट टर्म एनालिसिस में आपके पास कोई ऑप्शन B और C नहीं है। You have to go to the IMF। तो IMF का पैसा डॉलर ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। इख्तियार साहब, आपको क्या लगता है आने वाला वक्त क्या मजीद महंगाई को दावत दे रहा है? IMF से मुआहिदा होगा या नहीं, ये तो हमारा पहला सवाल था, लेकिन अगर हम इसी सवाल को मजीद जोड़ते हैं कि अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, ये जो प्लान B की बात कर रहे हैं वो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे बायलैटरल लोन है, यानी दो मुल्कों के बीच में, उनको हम रीस्ट्रक्चर करा लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि तवील मियाद मुद्दत के लिए उनको रीस्ट्रक्चर कर दें शॉर्ट टर्म से। इस वक्त हमारे पास 27 अरब डॉलर के बायलैटरल लोन है, जिसमें 24 अरब डॉलर चाइना के। तो चाइना के पास तो ये जाके इसकी रीस्ट्रक्चरिंग
ये करवा सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म है 2 3 4 5 साल में होने वाले उनको 10 साल 12 साल कर लिया। लेकिन मल्टीलैटरल लोन जो है हमारे, जिसमें IMF है, पाकिस्तान यूरो बॉन्ड है, पेरिस क्लब है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, ये हुकूमत ने भी कहा है कि हम रिस्ट्रक्चर नहीं कराएंगे, क्योंकि इनकी रिस्ट्रक्चरिंग के माने हैं आप डिफॉल्ट हो गए, आपने हाथ खड़े कर दिए, अब आप एक मजीद मुद्दत मांग रहे हैं उनको अदायगी के लिए। तो लेकिन ये प्लान सिर्फ फेस सेविंग के तौर पे तो हम कह सकते हैं आप थोड़े से मुतमईन हो जाएं या एक आम आदमी हो जाए, लेकिन प्लान बी रिस्ट्रक्चरिंग का वर्केबल नहीं है। हमें हर हालत में IMF के पास जाना पड़ेगा, विलिंगली या अनविलिंगली। IMF की जो बाकी शराइत हैं, फोकस करें कि वो शराइत पूरी हो जाए। नहीं हुआ तो आपकी ग्रेडिंग जो है, रैंकिंग डाउनग्रेड मजीद नेगेटिव होगी, आपका रुपया 350 रुपये पे पहुंच जाएगा, आपकी LC'यां बाहर के बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कंफर्मेशन ऐड कराएंगे थर्ड बैंक से 8-10% के ऊपर इजाफी कॉस्ट पे। तो ये सॉवरन बॉन्ड जो हमारे हैं वो ऑलरेडी इस वक्त एक बॉन्ड की कीमत 35 सेंट। ठीक हो गया अख्तियार साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है, हमें सना की जाने भी बढ़ना है। सना, आपको नहीं लगता क्या सियासी हुक्मरानों को इस वक्त एक पेज पर आना चाहिए और मौशी बहाली से इस मुल्क को बाहर निकालने के लिए सोचना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ इस वक्त एक नहीं 2 क्राइसिस चल रहे हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। लेकिन जो जुडिशरी का क्राइसिस है वो किसी हद तक हमें कम होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, अदरवाइज वो क्राइसिस भी मौजूद था। जहां तक बात है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कितनी संजीदगी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ की लीडरशिप में ये संजीदगी मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के तमाम तर दावों के बावजूद कि हमने बड़ा जबरदस्त बजट पेश किया और इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था, और IMF ने जितनी शराइत कही थी हमने सब की सब मान ली है, कबल वक्त मान ली है, लेकिन नतीजा क्या है कि बजट पेश होने के बावजूद भी अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि असल रूट कॉज वो नहीं है, और अगर वो रूट कॉज समझी जाती तो मेरा ख्याल है कि नवंबर से लेकर अब तक वो एग्रीमेंट डार साहब कर पाते, जिस तरीके से मिफ्ता साहब को जलील करके इन्होंने सिस्टम से बाहर किया था। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून और पूरी PDM, इनका प्रेफरेंस सिर्फ ये था कि एक पार्टी को सिस्टम से बाहर निकाला जाए और उसके बाद सिस्टम को टेक ओवर किया जाए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे साबका हो या फिर मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर काम नहीं कर रही। इनकी पहली कोशिश ये थी कि हम नवंबर अक्टूबर तक इलेक्शंस ले जाएं, उसके बाद एक हिस्से की कोशिश ये है PDM के कि वो इलेक्शन अगले साल तक ले जाए। यानी कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर तो काम कर रहे हैं कि हम अगले 6 महीने किसी तरह गुजार लें, अगले 8 महीने किसी तरह गुजार लें, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ होगा। 5 साल दूर की बात है, हम 2 साल का प्लान नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से हटकर इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या बनानी चाहिए। ठीक हो गया सना, आपका पॉइंट आ गया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। हमारा बेसिक सवाल भी यही था कि मौशी बहाली के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना नागुज़ीर है। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। 45% का मानना है जी हाँ, जबकि 55% इसकी नफी कर रहे हैं। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसमें जहां हम ये बात करें कि इकॉनमी एक इशू है, वहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर इसका हल सिर्फ इलेक्शन है तो इलेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे, होंगे भी या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इलेक्शन जब भी हो हमने जो है वो ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें यहाँ सीरियस नहीं हैं और हुकूमत इस साल इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। हुकूमत क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाहती? सना, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या शिकस्त का खौफ है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने ज़रूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन फिर भी हुकूमत इलेक्शन कराने से गुरेज़ा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया था, बल्कि जो जवाबात तो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, महकमों की तरफ से और वजारतों की तरफ से आए थे उनको फॉरवर्ड कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन
सेल्फ कंडक्ट जरूर करवाता है इलेक्शन, लेकिन उसकी जो फैसिलिटेशन है वो इदारों की तरफ से दी जाती है, महकमों की तरफ से दी जाती है, जिसमें वजारत खजाना है, वजारत दिफा है, जिसमें आर्म फोर्सेज हैं, ये तमाम लोग, और फिर जो बजट है उसके लिए अलाउंस किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये कि सेल्फ इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी हर्डल नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत में भी दो बड़ी वाज़ेह ग्रुप बंदियां हैं, एक वो जो कि इक़्तिदार में और एक वो जो इत्तेहादी हैं। जो इत्तेहादी हैं जिसमें JUIF सरे फहरिस्त है, मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन फौरी नहीं चाहते। उनकी तरफ से ये सजेशन पुट किया जा रहा है कि इलेक्शन में डिले करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैसलों की जरूरत है जिससे आवाम को लगे कि हमारी बेहतरी के लिए भी शायद ये मौजूदा हुकूमत कुछ सोच रही है। क्योंकि अगर आप फौरी तौर पर इलेक्शन में जाते हैं तो जो मुश्किल फैसले आप कर रहे हैं उन फैसलों के बाद शायद ही आपको अवाम की तरफ से वोट पड़े। तो एक तो ये कि इस चीज को लिंगर ऑन करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि आईनी तौर पर ये देखा जाएगा कि आया ऐसा कैसे किया जा सकता है। इसके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ये कि इसी हुकूमत को मजीद 1 साल चलने दिया जाए, या फिर ये कि अगर निगरान सेटअप आता है तो निगरान सेटअप को ही 1 साल के अरसे के लिए एक्सटेंड किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा कि आप किसी ऐसी हुकूमत को टेन्योर पूरा करने के बाद मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी एक कंसेंट म्यूचुअल होना बड़ी जरूरी है कि वो आया इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन इससे कतई नजर मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि इलेक्शनों को वक्त पर होना चाहिए, जो ड्यू डेट है उस पर होना चाहिए, और एक सिस्टम को एक इजी ट्रांसफर के जरिए दूसरी हुकूमत की सपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जिस तरह सिस्टम आगे कंटिन्यू करे वो उस हुकूमत की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि जो हुकूमत जिसका खात्मा हो रहा है या फिर एक निगरान सेटअप जो कि 2 या 3 माह के लिए आता है, उसके बजाय आपको एक प्रॉपर डेमोक्रेसी का जो तरीकाकार है उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि मुल्क की हालात में बेहतरी आ सके। मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है, जब हम बात कर रहे हैं अगर इकोनॉमी को इसके साथ हम जोड़ लें, अगर इलेक्शन नहीं होते क्या मुआशी बहाली हो पाएगी, क्या मुआशी हालात में बेहतरी हो पाएगी? देखिए, अभी बड़े एडॉक मेजर्स हो रहे हैं, कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट फैसले नहीं हो रहे, और यही एक अलमिया है। फिर जैसा आपने बतलाया कि सियासी इंतशार है, मैं समझता हूँ कि मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ माशरत को ले जाने, जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वो पहुंच जाएगी, हमें अभी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई करके उनको फोकस करना होगा, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बजट में उन्होंने यूथ, IT और सिर्फ पाकिस्तानी को फोकस किया है, और अल्टरनेटिव एनर्जी में ये जो महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल वगैरह, उसको खत्म करके विंड पावर, सोलर, हाइड्रो, कोल के ऊपर जाए। ये बात आपकी सही है, हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी IMF के लिए अमेरिका और यूरोप से हासिल करनी होगी। ये 1998 में जब हमारा एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था तो IMF के पास हम लोन लेने गए थे, उस वक्त भी IMF ने एक वेवर हमको नहीं दिया था, और आज भी IMF कोई वेवर देने को तैयार नहीं है। और IMF का हमें इतने सालों से हम डील कर रहे हैं, 22-23 प्रोग्राम कर चुके हैं। आपको पता है कि IMF में जो बोर्ड है उसमें असर रसूख अमेरिका और यूरोप का है, और हम मेंबर जरूर हैं, लेकिन जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो उनका इन्फ्लुएंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हमें सिर्फ ये मुतालबात पूरे करके और फिर दूसरे मुतालबात, फिर तीसरे मुतालबात के बजाय हमें इन ममालिक से डिप्लोमेटिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कराना होगा IMF के प्रोग्राम के लिए। और इसके बगैर देखिए 8 महीने हो गए नवंबर से। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत को शिकस्त का खौफ है इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाह रही? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने कहते हैं दी नेल इन द कॉफन, आपने जो बात की है वो 120% ठीक है, क्योंकि कोई चाहता नहीं। अब पाकिस्तान में चूंकि नई तारीख रकम हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की नई जोतें आ रही हैं, मारवाए कॉन्स्टिट्यूशन सारे काम हो रहे हैं, अदालत का कोई जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं है। अगर वो एक डेट देते हैं कि डेट पे इलेक्शन कराएं तो कोई बॉदर्ड नहीं है। बड़ी मर्जी से हम इलेक्शन अदालतें जिनकी पूरी दुनिया में मतलब पढ़े लिखे मुल्कों में देखें, अमेरिका में देखें, बाकी मुल्क कितनी अदालत की इज्जत, जो फैसला होता है उसकी कितनी तकरीम की जाती है। हमने उस अदालत के फैसलों को टके टोकरी बना दिया है। तो अब ये बताएं, जब आपके इंस्टीट्यूशन के फैसलों की इज्जत नहीं है तो हुकूमत बॉदर्ड नहीं है, उसको किसी कोई फिक्र ही नहीं है कि अदालत क्या कह रही है,
या कानून की क्या रिक्वायरमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ख्याल दरसी किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन की नई क्लॉजेस शामिल करें और उसमें एक क्लॉज ये भी शामिल करें कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी वो 90 दिन नहीं भी हो रहेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज पे। तो एक अजीब सा इट्स अ सेंसलेस और डायरेक्शन लेस पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुश्किल, जिसका कोई बिल्कुल कॉमन सर, आपका ऑब्जेक्टिव। पॉइंट आ गया है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। हमारा बेसिक सवाल ये था, क्या शिकस्त के खौफ से हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन की तैयारी के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद नहीं कराना चाह रही? 88% को ऐसा ही लगता है कि जी हाँ, हुकूमत को शिकस्त का खौफ है, जबकि 12% समझते हैं कि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह के बाद।